हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में आपके आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 इस पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड ने खुद अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। ये आदर्श प्रश्न पत्र आपके होने वाले 2022-23 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी की तरह आपका आने वाला पेपर होगा। तो हम इस वीडियो में इस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे और इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका पेपर 70 नंबर का होने वाला है। इसका पूर्णांक कितना होगा? 70 नंबर होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित है। और जो आपके 15 मिनट हैं वो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो कुछ लोग करते क्या हैं कि इन 15 मिनट में भी अपना पेपर सॉल्व करने लगते हैं पहले ही प्रश्न से, और आगे का पेपर पढ़ते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को जो 15 मिनट पढ़ने के लिए अलग से दिए गए हैं, उसमें उस 15 मिनट में आप पेपर ही पढ़ेंगे और आप उसमें मार्किंग कर लेंगे कि आप इसमें से कौन कौन से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तभी आप अपना शुरू से पेपर करना शुरू करेंगे। और आपको जो प्रश्न आ रहे हैं पहले आप उन्हीं को करेंगे, और उसके बाद ही दूसरे प्रश्नों को टच करेंगे। तो आपके इस पेपर में क्या है कि आपके 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। कैसे बटा है ये? इसमें 2 खंड हैं, खंड आ है और खंड बा है। तो खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि आपको OMR शीट पर फिल करने हैं। तो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप अगर अच्छे करने वाले हैं तो 20 से 25 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं और OMR शीट पे भर सकते हैं। तो OMR पे भरने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना होगा और उससे उसको भरना होगा। अगर एक बार आपका OMR शीट पे गलत भर जाता है तो वो प्रश्न आपका सही नहीं हो सकता। फिर तो आपको OMR शीट एकदम क्लियर होने के बाद ही भरना है, क्योंकि हमारे पास फिर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और उसके बाद खंड बा जो होगा 50 नंबर का होगा, जिसमें आपके प्रश्न सभी कैसे एग्ज़ाम कॉपी पर लिखने वाले रहेंगे। तो हम इस पेपर को 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम उसमें केवल आंसर ही नहीं जानेंगे, उस बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित और प्रश्न कैसे बन सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। कैसा होता है? अशांत, शांत, अगला ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि परमेय संख्या होती क्या है। तो हमारे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। क्या देखते हैं? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या, इन संख्याओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें क्या दशमलव लगा हो, जैसे 1.35, 0.46, इस तरह की संख्याएं इसमें आएंगी। तो हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक परमेय संख्या और दूसरी होंगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
तो परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उनको हम परमेय संख्याएं कहते हैं। और इसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो अपॉन में है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2/3 हो गया, 0.5 हो गया, मतलब 5/10 हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? परमेय संख्या हैं। इनको हमने कैसे? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रखा है। किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसको और समझते हैं। जैसे 1/4 है तो 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.25। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। तो हम देखेंगे कि इसमें दशमलव के 2 डिजिट के बाद में आगे कोई अंक नहीं आया है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है कि इसका दशमलव कैसा ख़त्म हो गया, मतलब दशमलव, इसका जो दशमलव के बाद में क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। मतलब ये है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, क्या दशमलव प्रसार है, वो कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। इसलिए एक बात यहाँ से निकली कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत आएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसी में कि 1/3 देखते हैं। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको देखेंगे, जब 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.3333 इस तरीके से ये क्या होगा? चलता जाएगा और ये कभी भी रुकने वाला है नहीं। तो हम करते क्या, इस तरह से इसका अगर दशमलव प्रसार देखोगे, ऐसे ही उनको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग, कि जो डिजिट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों? दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। तो हमने यहाँ से एक बात समझी कि जो हमारी परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों ही होगा। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा? शांत और अशांत दोनों ही होगा। मतलब 1/4 कैसा था? शांत था। और 1/3 कैसा है? अशांत है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर कोई भी परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों ही होगा। अब हमने एक और इसमें देखा था कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगर टॉपिक हमारा चल ही रहा है तो। ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, पाई, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो ये सब क्या हैं? हमारी अपरिमेय संख्या हैं। तो एक यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे सकता है कि इनमें से बताइए कि परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये संख्या, परमेय संख्या, कोई भी संख्या दी तो हम उसको देखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो परमेय संख्या होगी,
और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आया कि उपयुक्त दोनों ही विकल्प इसमें सही हैं। मीन्स इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और इससे संबंधित आप सभी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न भी आपका एक उसी से संबंधित है जो अभी कंसेप्ट बताया। क्या है प्रश्न? एक शून्येतर परमेय संख्या, क्या है? एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमें कोई एक परमेय संख्या दे रहा है, कह रहा है कि एक कोई परमेय संख्या है, मान लो वो p/q है और वो जीरो नहीं है। ये संख्या क्या जीरो नहीं हो सकती। और कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है और एक मान लो कोई √2 कोई अपरिमेय संख्या है। हम परमेय संख्या की जगह मान ले रहे हैं कि 1/4 है और अपरिमेय संख्या √2 है। तो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा? सदैव परमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव परमेय संख्या होगा, या अपरिमेय दोनों आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, बस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक परमेय संख्या इसका गुणा कर लेते हैं 1/4 और इसको गुणा कर देते हैं किससे? √2 से। तो √2 से √2 कटेगा, फिर भी नीचे अपॉन में √2 आ जाएगा कि कितना आएगा? 1/√2। इसका मतलब ये अब भी अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक परमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो इन दोनों का गुणनफल, क्या गुणनफल हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। तो इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं जिनमें एक परमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनको अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? गुणनफल में ही मिलेगा, भागफल में क्या मिलेगा, योग में क्या मिलेगा, घटाए में क्या मिलेगा? तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए क्या क्या मिल सकता है। देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई एक अपरिमेय संख्या है √2 और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे? एक परमेय संख्या 5/1 से। मान लीजिए ये भी परमेय संख्या है 5/1 से। तो ये क्या आएगी? √2/5 आएगा। ऐसे ही और भी कोई देखेंगे तो वो हमेशा ही क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। ऐसे ही एक बार घटा के देखें। मान लीजिए √3 परमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है और इसको घटाते हैं हम एक परमेय संख्या 3/2 से। तो ये भी हमें क्या मिलने वाला है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। ऐसे ही जोड़ में होगा
अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो वो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या इन दोनों के साथ में हम चाहे गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें या घटाव करें, तो हमें सभी केसेस में हमेशा आंसर एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है और बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। तो इसका आंसर क्या मिला वो देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सदैव अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? सदैव अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे और भी क्वेश्चंस क्लियर हों। भले ही को थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन हम रुक के देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? रेखाओं x = 0। क्या है पहली रेखा? x = 0 और दूसरा दिया है हमें 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। इन दोनों का हमसे क्या पूछा है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब भी हमें किन्हीं भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पूछा जाता है तो हमें करना क्या होता है? उन दोनों रेखाओं को हम क्या करते हैं? हल करते हैं और उनसे x और y के मान हमको निकालने होते हैं। बस यही करना होता है। तो हम इसमें इन दोनों इक्वेशन को, पहली रेखा को और दूसरी रेखा को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। तो क्या क्या है? x = क्या है? 0 है और 2x + 3y = कितना दिया है? 12। x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 3y = 12। मतलब 3y = कितना आएगा? 12। y = कितना आ जाएगा? 4। तो हम अब क्या करेंगे? जैसे ही y = 4 आया और x = 0 है तो पॉइंट क्या हो गया हमारा? बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा 0,4। यही हमारा आंसर है। ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं 0,4। तो इसका आंसर क्या है? 0,4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या दिया है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 हमको दिया है। 70 और 125, एक जगह 70 दिया है और एक दिया है हमको 125, 2 नंबर दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि इनको किस संख्या से, यानी सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। हम इसको अगर किसी से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 5 मिलता है और इस संख्या को अगर किसी से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है? 8 मिलता है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न के जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, हम इन्हीं से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 13 से भाग दे के देख लेते हैं। अगर हम 70 को 13 से भाग देंगे तो 13 पंजे 65, कितना आया? 65। और 70 में से 65 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब
हमें इसमें 5 शेषफल मिल रहा है। ऐसे ही 125 को भाग देंगे 13 से, तो 13 निम्मा कितने होते हैं 117, और 125 में से 117 जाएंगे तो हमें कितना बचेगा 8। इस तरह हमने क्या किया, विकल्प को उठाया और उसमें से हमने भाग दे के देख लिया। तो हम 70 और 125 को अगर 13 से भाग दे रहे हैं तो 70 में भाग देने से 5 बच रहा है और 125 में भाग देने से 8 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें कभी कभी क्या करना होता है कि कुछ क्वेश्चंस को उसके विकल्पों से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो हम विकल्प भी देखते हुए चलेंगे कि क्या ये क्वेश्चन विकल्प से सॉल्व हो पा रहा है। अगर विकल्प से सॉल्व हो जाता है तो बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करके हम ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें लिखना तो रहता नहीं है, तो बस हमारा आंसर सही आ जाना चाहिए। 5वें क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है, हमें इसमें दिया है एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, और इसमें हमसे बोल रहा है कि इनका कोई भी हल नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि a का मान बताइए। देखो 2 समीकरण दिए हमें, 2x + ay = 1, और दूसरा समीकरण दिया है 3x - 5y = 7, और हमसे कह रहा है कि इन दोनों का कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब अगर ये दो रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 2 ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही हैं, हमेशा वो समांतर चलती जाएंगी। तभी इसी केस में होता है कि इन रेखाओं का कोई भी हल ना आए। अगर ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट जाएंगी तो वहाँ पे उनका हल आएगा और कुछ ना कुछ हमें वो काटने वाला बिंदु मिलेगा। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। समानांतर होंगी इसका मतलब ये हुआ कि इनके प्रवणता, क्या चीज़, प्रवणता क्या होंगे, वो बराबर होंगे दोनों रेखाओं के। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों रेखाओं के जो प्रवणता हैं वो बराबर रखेंगे। बस हमारा टारगेट इसमें यही है कि दोनों की प्रवणताओं को क्या कर दें, बराबर कर दें। करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो मान लीजिए पहली रेखा है, इसकी प्रवणता कितनी है, इसकी मान लीजिए m1 है और इसकी m2 है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, प्रवणता क्या होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक कितनी आएगी, तो ये आएगी -2/a। ऐसे ही दूसरे वाले में देखते हैं क्या आएगी। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x - 5y = 7, और इसकी प्रवणता मान लेते हैं हम कितनी है, m2। तो m2 क्या आएगी, माइनस का x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कितना है -5, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। अब दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, m1 = m2। तो m1 कितना था, m1 था -2/a, m2 कितना है 3/5। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी -10/3। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी 2 समीकरण या 2 रेखाएं दिए हों और वो कह रहा हो कि इनका कोई भी हल नहीं है, तो हमें उसमें क्या करना है कि दोनों के प्रवणताओं को बराबर रख देना है।
तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है और इस द्विघात समीकरण के बारे में हमें बताना है। क्या बताना है कि इस दिए गए समीकरण का विभक्तकर शून्य से कम है। दूसरा कह रहा है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण का विभक्तकर शून्य है या समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस समीकरण का विभक्तकर निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगा। समीकरण हमें दिया है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3। ओके, तो विभक्तकर D से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 4 दूनी 8 तिया 24 माइनस का 24 और ये आएगा माइनस का 8। इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है हमारा क्या है माइनस के 8, जो कि 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब एक बात हमारी क्लियर हो गई कि जो हमारा विभक्तकर है वो क्या है शून्य से कम है। ओके, आगे देखते हैं अगर हमारा विभक्तकर शून्य से कम हो, ज़्यादा हो या शून्य के बराबर हो तो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा विभक्तकर D है, क्या है D, तो इसमें 3 कंडीशंस रहती हैं और हम तीनों से ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है। पहली, विभक्तकर हमारा D से 0 से छोटा हो, विभक्तकर हमारा 0 के बराबर हो या विभक्तकर हमारा 0 से बड़ा हो। अगर हमारा विभक्तकर D 0 से छोटा है तो हमारे जो मूल हैं वो कैसे होंगे, वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। इस चीज़ को हमें समझना है। अगर विभक्तकर 0 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर, और लेकिन वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे और वो वास्तविक होंगे। अगर D ग्रेटर देन 0 है तो मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो ये 3 कंडीशंस विभक्तकर के मामले में रहती हैं। D लेस देन 0, D 0 से बड़ा है, D 0 के बराबर है और D 0 से बड़ा है। अगर D 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे और D 0 के बराबर है तो मूल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, और D 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। देखिए, तो हमारा विभक्तकर कैसा, शून्य से कम है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। बात एकदम सही है क्योंकि विभक्तकर हमारा 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। अब क्या है, समीकरण का विभक्तकर शून्य है, एकदम नहीं, ये गलत होगा। अगला कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं, विभक्तकर 0 से कम है तो मूल वास्तविक नहीं हो सकते। इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और दिया इसी का, तो इसका पहला विकल्प जिसमें दिया ए और बी सही हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही आसान है,
करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि AOBC क्या है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हमें दिए गए हैं और इससे क्या पूछा हमने, इसका विकर्ण पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो A पॉइंट हमें कितना दिया है, A पॉइंट दिया है हमें 0,3, क्या दिया है 0,3। O पॉइंट दिया है हमें O पॉइंट भी हमें 0,3 दिया है और B पॉइंट हमें दिया है 5,0। तो हमसे इसके विकर्ण की लंबाई मतलब ये वाला हमसे पूछा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे और इसके विकर्ण की लंबाई निकल आएगी। x1 माइनस x2 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 का स्क्वायर। दूसरा 0 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 25 और 9 34 अंडर रूट 34 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है एक समीकरण और इसका एक मूल दिया है। समीकरण दिया है x² प्लस kx माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। इसका एक मूल दिया हमें 1/2, तो k का मान निकालना है। समीकरण क्या है x² प्लस के kx माइनस का 5/4 इक्वल टू कितना दिया है 0 और इसका जो मूल है वो कितना है 1/2। अगर इसका मूल 1/2 है तो इस मूल की वैल्यू x की जगह रखने पर कितना आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। मतलब x की जगह अगर 1/2 हम रख दें तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस के 5/4 ये कितना आना चाहिए दोस्तों 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 k/2 माइनस के 5/4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/4 में से 5/4 गए तो बचा कितना माइनस का 1 और माइनस का 1 जाएगा उस साइड, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर देखेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो ये समरूप जब होंगे जब इनके जो कोण क्या हैं, कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो और कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो। इसका मतलब इनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों और जो भुजाएं संगत भुजाएं हैं वो क्या हों, एक दूसरे के समानुपाती हों। AB PQ के समानुपात होगी, BC QR के समानुपात होगी, AC PR के समानुपात होगी। तो इसका जो आंसर आएगा ये दोनों ही बातें ये सही हैं इसमें। इसका मतलब ये कि इसमें उपयुक्त दोनों, इसका तीसरा वाला आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। हमको इसमें दे रखा है कि एक
यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, एक समकोण त्रिभुज है A, B और C, इसमें कोण C 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो कह रहा है AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हमको, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। ये जो बिंदु C है, इससे जाने वाली ये माध्यिका है, इसकी माप क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो माध्यिका होती क्या है, माध्यिका इन दो लाइन को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 5 आएगा ये। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो 5 का आधा कितना 2.5, 2.5 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अब हमने इस वीडियो में क्या किया, आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम आगे के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो बने रहिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।